बच्चों लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन को काफ़ी बेहतरीन तरीके से देख लिया था, जिसमें हमने उसके कुछ एग्जांपल्स करे थे और ट्रू फॉल्स के चक्कर को कितने प्यार से समझा था कि कैसे ट्रू होता है, कैसे फॉल्स होता है। इन सारी बातों को बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझा दिया था। अब स्क्वायर अपोजिशन का जो नेक्स्ट रिलेशन है कॉन्ट्रेरी एंड सब कॉन्ट्रेरी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें भी फिर वही बात आने वाली है कि सर इसमें ट्रू फॉल्स का चक्कर क्या है, क्वालिटी क्वांटिटी का क्या सारे चक्कर हैं, उन सब को बहुत ही सरल और सीधे सरल लफ्जों में समझने वाले हैं। साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे जो आपके लिए और भी बेहतर होगा। तो बेटा एक चीज़ और भी है कि अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, तो ये आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की सीरीज में 3rd वीडियो होने वाला है। आइए बात करते हैं जरा सा स्क्वायर अपोजिशन को लेकर। देखिए मैंने आपको बता दिया था स्क्वायर अपोजिशन क्या कहता है बेटा, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक लॉजिकल रिलेशन बताता है। थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं आज के क्लास के लिए। लॉजिकल रिलेशन किसका बताता है, तो याद रखिएगा ये बताता है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट का। अब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, ऐसा स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट हिडन होता है, सामने ना होके छिपा हुआ होता है, ऐसे स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे मैंने कहा मैं लड़की नहीं हूँ, यानी कि इसका रिजल्ट छिपा हुआ है कि मैं लड़का हूँ। तो यानी ऐसे स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट छिपा हुआ हो, उसके रिजल्ट को जानने के लिए हमारे दिमाग को सोचना पड़ जाए, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड इसकी बातें समझे, तो उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। जैसे मैंने कहा आपके पास भी पेन है, तो कहने का मतलब किसी कोई और भी है उसके पास भी पेन है, और ये भी मैं कह दिया कि आप भी पास हो गए, यानी कि कोई और भी है जो कि पास हो चुका है। तो ऐसे स्टेटमेंट के पीछे जो रिजल्ट होते हैं ना बेटा, वो कहीं ना कहीं छिपे होते हैं, हिडन रूप में होते हैं। हमारा दिमाग से सोचने की कोशिश करता है और उसी चीज़ को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को लॉजिकल रीजनिंग में जो लिखा जाता है उसको मैंने कहा था प्रोपोजिशन, यानी आप इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बोल लीजिए या फिर प्रोपोजिशन बोल लीजिए, बात तो बराबर ही है। अब लेकिन अब बात आई कि सर प्रोपोजिशन लिखे कैसे, तो मैंने आपको बोला था कि दुनिया में किसी भी स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बनाना हो तो याद रखना बेटा, इसके लिए आपको 4 कीवर्ड दिए गए हैं, ऑल है, सम है, नो है, सम नॉट है। किसी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट के आगे आपने ये 4 कीवर्ड लगा दिए तो वो हमेशा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, यानी लॉजिकल की भाषा में कहें तो वो एक प्रोपोजिशन में बदल जाता है। फॉर एग्जांपल जरा देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा बॉयज आर स्टूडेंट, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है। इन 4 कीवर्ड को कोई भी इसके आगे जोड़ लो, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे ऑल लिख दिया, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ये है कि देखो बेटा स्टूडेंट जो है दोनों जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, मेल को भी फीमेल को। लेकिन जब मैंने कह दिया ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब क्लास में जो लड़कियां रही ना, अब वो स्टूडेंट नहीं रही, तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट है, समझे। तो ऑल की जगह मर्जी हो सब जोड़ दीजिए, सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, इसके पीछे भी रिजल्ट छिपा हुआ है कि सम बॉयज आर नॉन स्टूडेंट, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारी बातें सामने निकल के आती है। आपको यकीन ना हो तो नो जोड़ के देखिए, नो बॉयज आर स्टूडेंट, तो कहने का मतलब क्या है कि गर्ल्स आर स्टूडेंट। तो ये चारों कीवर्ड इतने खतरनाक कीवर्ड थे जो किसी भी स्टेटमेंट के आगे जोड़ दोगे ना उसे ये इनडायरेक्ट में बदल देता है। ये कुछ था। अब देखिएगा, अब इनके बीच भी तो रिलेशन कुछ होगा। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि ऑल का सम के साथ क्या रिलेशन होगा, नो के साथ क्या रिलेशन, सम नॉट के साथ क्या रिलेशन। तो इसी रिलेशन को ढूंढना कि अगर ऑल का स्टेटमेंट है तो उसका सम के साथ क्या रिलेशन रखेगा या सम नॉट के साथ क्या रिलेशन रखता है, ऐसे रिलेशन को हमने कहा था लॉजिकल रिलेशन। और इस रिलेशन को जानने का या ढूंढने का जो प्रोसेस होता है उसी का नाम होता था हमारे पास स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। इसलिए ये बोला गया है कि लॉजिकल रीजनिंग स्क्वायर अपोजिशन क्या कहता है, इट इज नथिंग बट द प्रोसेस और मेथड टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ सर्टेन प्रोपोजिशन, या फिर उसी को इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बोल लीजिए। पूरी बातें क्लियर हो गया, ठीक है। अब रिलेशन किसका जोड़ेगा, तो बेटा ऑल, सम, नो और सम नॉट का ही जोड़ेगा। अब रिलेशन क्या आएगा, तो इसके अंदर 5 रिलेशन आता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, कंट्रेरी, सब कंट्रेरी, अल्टरनेशन और सुपर अल्टरनेशन। ये 5 रिलेशन है, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी को डिटेल में बता दिया था, आज हम ये दोनों करने वाले हैं, कंट्रेरी और सब कंट्रेरी को, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके भी समझ लीजिए। अगर ये रिलेशन जानना है तो इसके लिए हमें पहले प्रोपोजिशन को जानना पड़ेगा कि भाई प्रोपोजिशन किसे बोलते हैं, है ना। तो पहले हम प्रोपोजिशन को जानते हैं, ठीक है। तो प्रोपोजिशन हमने बता रखा था कि देखिएगा ऑल के स्टेटमेंट का एब्रिविएशन यानी कि संक्षिप्त रूप या फिर नोटेशन ए से रिप्रेजेंट होता है, ई से
जो ऑल कहने का मतलब देखिए, ऑल को हम यूनिवर्सली अफर्मेटिव कहते हैं। ऑल कहने का मतलब है बेटा सबकी बातें कहना। देखना, इंसान चाहे डायरेक्ट स्टेटमेंट बोले या इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बोले, इसके अंदर दो नेचर होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। मैंने कहा मैं एक लड़का हूं तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, मैंने कहा मैं लड़की नहीं हूं तो ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन इसके अंदर भी दो नेचर आ जा सकते हैं, अच्छे और बुरे का। मैंने कहा डायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर मैं अच्छा लड़का हूं, यानी डायरेक्ट स्टेटमेंट विथ पॉजिटिव नेचर। मैंने कहा मैं बुरा लड़का हूं, डायरेक्ट स्टेटमेंट विथ नेगेटिव नेचर, एज इट इज इनडायरेक्ट में भी होता है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट नेचर के हिसाब से बात करें तो स्टेटमेंट दो तरह का है, या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट को लॉजिकल की दुनिया में अफर्मेटिव के नाम से जाना जाता है और नेगेटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव ही जाना जाता है। ठीक है, लेकिन अब दोनों के स्टेटमेंट की पहचान की बात करूं तो बेटा याद रखिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट को पहचानने के लिए दुनिया में कोई तरीका नहीं होता है ना। लेकिन हाँ, कहते हैं सच को साबित करने के लिए कोई चीज कर, लेकिन झूठ को साबित जरूर करना होता है, वही हाल है। पॉजिटिव को के लिए कोई पहचान, लेकिन नेगेटिव का है। अगर पता चल गया कि ये स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव की पहचान क्या है? जिसके आगे नो लिख दिया जाए, नॉट लिख दिया जाए, मत लिख दिया जाए, मनाही हो जाए, इसी तरह से स्कार्सली, सेंडमली, हार्डली, वो सभी नेगेटिव स्टेटमेंट की पहचान होती है। ठीक है, तो वही बात करें तो ऑल को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा ए से। जैसे मैं कह दूं कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, देखो बेटा ऑल बॉयज आर स्टूडेंट लिख दिया, इसका कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी है सारे बॉयज की बात कर रहा हूं, इसलिए ये इसको यूनिवर्सल कहते हैं। और अफर्मेटिव कहने का मतलब ये है कि इसमें तो कोई नो नॉट मत मनाही तो आया ही नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिवर्सली अफर्मेटिव। हाँ, अब ए होता है नोटेशन। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ कोई एक व्यक्ति खड़ा है और ये मेरे मम्मी का भाई है, तो या तो मैं इतना लंबा बोल दूं या मैं सीधा बोल लेता हूं मामा। क्लियर है? एज इट इज वही चीजें यहाँ पर भी होती हैं कि अगर आप चाहो तो इसको पूरी तरह से ऑल को बड़ा ना बोल के ए बोल दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। एज इट इज ई जो है बेटा नो को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे मैं यहाँ लिख दूं कि नो बॉयज आर स्टूडेंट, तो यानी कि मतलब नो बॉयज, मैं सब बॉयज की बात कर रहा हूँ, दुनिया के सारे बॉयज को, इसलिए बोलते हैं ये यूनिवर्सल है। लेकिन नेचर देखो, नो लग गया तो नेगेटिव हो गया, और नो को एब्रिविएशन ई से जानते हैं, क्योंकि अभी सारी कहानी इसी के साथ होने वाली है। तीसरा होता है आई। आई को बेटा सम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे एग्जाम्पल लिख दूं मैं, सम बॉयज आर स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्लियर है, सम बॉयज आर स्टूडेंट की बात कर दिया इस केस में। तो देखो बेटा, पहली बात तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो अफर्मेटिव लिख दिया, लेकिन सम का मतलब पर्टिकुलर, मैं पूरी दुनिया के लोग बॉयज की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ बेटा। कुछ भी यूनिवर्सल से कुछ भी कम हो गया, यानी 1000 में से 1 रुपये भी कम हो गया तो वो 1000 नहीं कहलाता। एज इट इज ऑल में से थोड़ा सा भी कुछ कम हो गया तो वो पर्टिकुलर हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव। इसका रिप्रेजेंटेशन आई से होता है। और लास्ट होता है बेटा सम नॉट। सम नॉट, इसका भी मतलब सम मतलब है पर्टिकुलर, चूंकि नॉट लग गया इसका मतलब वो नेगेटिव। मैंने कहा सम बॉयज आर नॉट प्लेयर, तो कहने का मतलब वही हो गया कि ये नेगेटिव का पार्ट है। तो ये हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब देखिएगा, इन चारों को जानने के बाद हमें ये जानना पड़ेगा, ए मतलब यहाँ लिख दिया मैंने, ये देखो बेटा, देखो ए मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, ऑल को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, नो को रिप्रेजेंट करता है। आई जो है पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है, सम को रिप्रेजेंट करता है, और सम नॉट को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए अब इन्हीं के बीच का तो रिलेशन देखना है। ठीक है, अब आइए अब चलते हैं इसके रिलेशन डायग्राम में। चलो बेटा, अब ये रिलेशन डायग्राम की बात करें तो यहाँ स्क्वायर टेबल पे हमने चारों लोगों को बिठा दिया था, एक ऑल था, तो हटा ही दो। देखो यहाँ पे ये ए है, ए ऑल से रिप्रेजेंट होता है, ये ई नो से रिप्रेजेंट होता है, और ये देखना इसको सम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास सम नॉट होता है। क्लियर हो गया बात? अब जरा देखिए यहाँ पर, आपको पता है कि ऑल को यूनिवर्सल कहा जाता है, ये भी यूनिवर्सल होता है, और ये पर्टिकुलर होता है, ये भी पर्टिकुलर होता है। क्लियर है बेटा? अब आइए, हम तो कंट्राडिक्टरी की बातें कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो इसकी बातें ज्यादा आगे नहीं करने वाले। हमने बताया था जब डायगोनल रिलेशन होता है तो कंट्राडिक्टरी होता है, इतनी बात है। लेकिन अब जब रिलेशन इसके एक एज, अपर एज से होता है, इनके बीच के रिलेशन को बेटा कंट्रेरी कहते हैं। तो अब आइए कंट्रेरी की बात करते हैं। पहला, अब हम देखते हैं कंट्रेरी क्या होता है। देखो बेटा, अब कंट्रेरी की पहले बात करें, पहले इसके नोटेशन की बात करो तो देखो बेटा, कंट्रेरी का रोटेशन अपर एज में होता है, स्क्वायर टेबल के ऊपर वाले एज में। ये किनके बीच लगेगा बेटा? ये देखना,
ए और ई के बीच, यानी कि इसका पहला रिलेशन होता है ए और ई, यानी कि एक स्टेटमेंट ऑल का, दूसरा स्टेटमेंट नो का अगर आप ले लेते हैं, ये देखिए एक स्टेटमेंट ऑल का प्लस दूसरा स्टेटमेंट नो का लेते हैं तो इनके बीच के रिलेशन को हम लोग कंट्रेरी कहते हैं। जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी में मैंने बताया था, एक स्टेटमेंट ऑल का दूसरा स्टेटमेंट सम नॉट का ले लो तो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। एज इट इज अगर स्टेटमेंट ऑल और नो का है तो उसे हम कंट्रेरी कहते हैं। क्लियर हो गया पहले बात यहाँ से। यानी अगर मेरे को एक क्वेश्चन दे दे, सिंपल से लिख दूं कि ऑल एक्स इज वाई, एक प्रपोजिशन दे दिया और यहाँ पे अब लिखा, मुझे बताइए कि कंट्रेरी क्या होगा। ठीक है, हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंट्रेरी पूछा गया है तो याद रखना बेटा, मैंने कहा एक इंसान हर एक चीज हो सकती है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं किसी के लिए भाई हूं तो किसी के लिए पिता हूं, किसी के लिए चाचा हूं तो किसी के लिए मामा हूं। तो एज इट इज हर एक इंसान, जैसे मैं मामा हूं तो मेरा रिलेशन किसी और के साथ होगा, ठीक है ना, मेरे बहन के बेटे के साथ या बहन बेटी के साथ। तो एज इट इज चाचा हूं तो मेरे भाई के बच्चे के साथ। एज इट इज यानी एक इंसान कोई भी रिलेशन फॉलो कर सकता है। एज इट इज ऑल जो है अभी सारे रिलेशन फॉलो करेगा। कॉन्ट्राडिक्टरी के साथ था तो आंसर सम नॉट के साथ लगा। मैं मामा हूं तो अपने बहन के बच्चों के साथ रिलेशन, अगर मैं चाचा हूं तो भाई के बच्चों के साथ, लेकिन हूं तो मैं अकेला ही ना। एज इट इज वही है, ऑल अपने जगह पे है। वो रिलेशन या तो नोक से लगाया, ये सॉरी ई से लगा लिया तो कंट्रेरी हो गया, सम नॉट से लगा लिया कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इससे एक वीडियो और बना दूंगा। अगर आई सम से लगा दिया तो अल्टरनेशन हो गया। तो लेकिन अब आपको क्वेश्चन में ये बातें पूरा क्लियर कट होके दिया जाएगा कि आप रिलेशन किसका चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया जाएगा कि ऑल एक्स इज वाई है, मुझे इसका कंट्रेरी बताइए। हमें पता है कि ऑल का रिलेशन कौन देता है, नो, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो एक्स इज वाई, हमारा आंसर। क्लियर। अब इन तीनों स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के बाद जो रिलेशन बनता है उसे बोलते हैं कंट्रेरी। यानी अगर क्वेश्चन ऑल का बना हुआ है और उनमें से मुझे पूछा गया कि कंट्रेरी बताइए, तो चार ऑप्शन आपको दिया जाएगा, तो उन चारों में से आपको ऑल का रिलेशन नो देने वाला होगा, तो उसे बोलते हैं कंट्रेरी। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये वाला पॉइंट आपको समझना होगा कि पहला कि ये ए और ई के बीच लगता है, यानी ऑल का स्टेटमेंट नो का सुनने से, या फिर क्वेश्चन नो का पूछ देगा तो आंसर ऑल का बनाएंगे, उसे बोलते हैं आपके पास कंट्रेरी। दूसरा पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से देखो ना बेटा, याद रखना आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, इसके हर एक शब्द क्वेश्चन को बनाता है। क्वेश्चन को यानी इस तरह से मोड़ के दिया जाता है ना, चीजें बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो देखेंगे टाइम टू टाइम हम हर एक चीज करने वाले हैं। देखो अगर मैं बात कर लूँ तो दूसरा पॉइंट क्या है, तो पहला ये पता चल गया ए ई का। दूसरा ये देखने का बेटा, इसमें बोथ द स्टेटमेंट, दोनों जो स्टेटमेंट है चाहे ऑल का, ये दोनों बोथ द स्टेटमेंट मस्ट बी यूनिवर्सल, दोनों यूनिवर्सल है। जरा देखना जरा है, जिनमें से एक अफर्मेटिव है तो दूसरा, फर्स्ट अफर्मेटिव है तो दूसरा आपके पास नेगेटिव का होना कंपलसरी है, उसी को बोला गया हमारे पास कंट्रेरी। तो कंट्रेरी कहने का मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट जो ए और ई के साथ लगता हो, और यह स्टेटमेंट कंट्रेरी की परिभाषा क्या हो गया, व्हेन बोथ द स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल देन सच अ रिलेशन इज कॉल्ड कंट्रेरी। हाँ, अभी अब मैंने आपको यहाँ पे बताया एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तो उसी को बोला जाता है हमारे पास कंट्रेरी। ठीक है, कंट्रेरी को बेहतरीन समझ से समझ लीजिए, सब कंट्रेरी उल्टा होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो थोड़ी देर बाद देख लेंगे। तो इतनी बातें समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे आया, ये बातें समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, नोट डाउन करना हो जल्दी कर लीजिए। चलिए, अब यहाँ से हमारा कंट्रेरी है, यहाँ से डिफिनेशन के साथ मैं आपको दोनों चीजें कराते चला जाऊंगा। देखो यहाँ पे, यानी कहने का मतलब ये था कि अभी आपने ये चीजें देखी थी, ये हमारा ये हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का टेबल है, ए है, ई है, और यहाँ हमने देखा था ये कंट्रेरी है, ये ऑल है, ये नो है, और ये आपको पता है ये भी यूनिवर्सल है लेकिन अफर्मेटिव है, ये यूनिवर्सल है लेकिन नेगेटिव है। क्लियर हो गया तो बात। अब देखिएगा, मैंने ये कहा था, अब देखिएगा, और पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट बोथ, हाँ अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली बात है वो, हाँ लो यहीं से समझा देता हूँ मैं, जो कहाँ चला गया एक स्टेटमेंट, और हाँ ये लिखवाया हमको याद यहाँ पे बेटा, इट ऑलवेज लाई बिटवीन द यूनिवर्सल प्रोपोजिशन, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट। अब ये क्या कह रहा है बोर्ड तत्व, उसी को तो बात करने वाले हैं अभी हम। इतना तो पता चल गया कि अगर मान लो सिंपल सी बात कर लूँ कि जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि नो बुक्स आर कुक्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोल दिया बेटा कि बताइए इसका कंट्रेरी क्या होगा,
तो आपको नीचे 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी, तो हमें पता है नो का कंट्रेरी कौन बताता है, ऑल। तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पर कि ऑल बुक्स आर कुक्स। हाँ, कई बच्चों को सवाल क्वेश्चन आया था मेरा कि सर यहाँ पे जो डाटा ऐसा है तो इसको पलट के ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर मैंने एक ऑप्शन ये बना दिया, देखिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा दो, रुक जाओ बेटा, हाँ एक मिटा दिया, अच्छा लग रहा है, ठीक तो है। अगर इसी को मैं कह दूं कि सर इसी को ऑल कुक्स आर बुक्स लिख दूं, क्या अब इसमें क्या दिक्कत है? बेटा घोर अनर्थ है, महापाप है अगर आपने इसको बदल के, हाँ नो में नहीं, ऑल के साथ नहीं कर सकते। जैसा इसका एलिमेंट का सीक्वेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये आपके पास प्रीडिकेट, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सब्जेक्ट प्रीडिकेट क्या होता है। तो याद रखना, ऐसे पलट के नहीं। आप तो ये कहोगे कि सर नो का आंसर तो ऑल देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन ऑल क्या ऐसे ही लिखा जाए? ऐसे नहीं लिख सकते, ना लिख सकते बेटा, बहुत बड़ा घोर अनर्थ है ये याद करो, ये नहीं लिख सकते, समझे? क्यों नहीं लिख सकते, इसका आंसर मैं आपको लॉक्स जब पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्यों इसको नहीं लिखा जाता है, ठीक है। बस आप याद रखिएगा, इसके एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, यही क्वेश्चन अगर सम का होता या नो का होता तो नो सम में चेंज किया जा सकता है, ऑल में और सम नोट में नहीं कर सकते हैं, दिमाग में बिठा कर रखना। तो यानी नो का आंसर क्या दे देगा कंट्रेरी, ऑल बुक्स आर हुक्स, यानी इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये वाला हो गया। इसी को उल्टा कर दो, ऑल पूछता तो नो कर सकते थे, ठीक है। हाँ एक चीज बताऊं, अगर ये क्वेश्चन ऑल का होता तो नो, इसका आंसर नो होता, नो के केस में उल्टा पुल्टा कर सकते। मैंने क्या बोला देखो यहाँ पे समझ लो, अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया अब ऑल का कि ऑल एक्स इज वाई, अब मैंने कहा कि भाई इसका कंट्रेरी बता दीजिए, तो अब इसका आंसर जैसे नो वाई इज एक्स लिख दीजिए, नो वाई इज एक्स लिख दीजिए, या फिर नो एक्स इज वाई लिख दो, ये दोनों सही होगा। अब बोलेंगे ऐसा क्या करामात कर दिया बेटा, ये प्रॉपर्टीज होता है स्टेटमेंट का, नो रिवर्सेबल होता है, सम रिवर्सेबल होता है, बट ऑल और सम नॉट रिवर्सेबल नहीं होता है। देखना पड़ेगा क्योंकि मैं बेटा लॉजिकल है थोड़ा सा, ये बहुत ही सीधा और सरल है। जैसे समय के साथ अगर हम धीरे धीरे से पढ़ते चले जाएंगे ना तो देखना बहुत मजा आएगा इसको करने में। और सबसे अच्छी बात है बेटा, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं छूटते, रहेगा ही नहीं। इतना सिंपल यूनिट ही नहीं है ओवरऑल 10 यूनिट में, बट लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं तो उनके लिए तो प्रॉब्लम होना ही होना है। खैर ऐसा होने नहीं दूंगा, मेरे साथ बने रहिए, मैं हर एक सीक्वेंस का एक एक वीडियो डाल दूंगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। खैर इतनी बातें समझ में आ गया, इसको जरा सा हटा देता हूँ, ये देखिएगा बेटा, तो इधर ले आओ, इसको भी हटा देता हूँ थोड़ा, अब हमारा जो काम है उसे समझना है। देखो बेटा, अब अगर मैं बात यहाँ कर लूँ तो बेटा ये देखिएगा, हमें पता हो गया कि अगर सिर्फ कंट्रेरी पूछता तो हम इतनी चीज़ों से काम कर लेते, हमें कोई इशू नहीं था, इतने से हम काम कर लेते। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा कि सर अगर यहाँ पे ट्रू लिख दिया जाए, ध्यान में समझना, तब एक स्टेटमेंट ये भी हो, इसके आगे फॉल्स लिख दे, और दूसरा स्टेटमेंट और बना दूँ सेम, ऑल बुक्स आर कुक्स, जैसा कि लास्ट वीडियो का, और इसको मैंने ट्रू बोल दिया। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर? हमें पता है कि अगर ट्रू फॉल्स ना लिखता तो नो का आंसर हमेशा ऑल देता, लेकिन अब क्वेश्चन के साथ ट्रू फॉल्स, बेटा नेचर आ गया, जैसा कॉन्ट्राडिक्टरी वाले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब यहाँ नेचर आ गया, ट्रू करना है कि फॉल्स करना है। तो अब देखो नो का आंसर, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन इन दोनों में से ट्रू फॉल्स का नेचर में कौन सा सही? ऑल, तो नो का आंसर ऑल तो आ गया, लेकिन अब ट्रू फॉल्स आपको फंसा गया। तो अब इसी ट्रू फॉल्स को बोलते हैं नेचर, कौन सच कौन झूठ। तो आइए अब समझते हैं कॉन्ट्ररी को। देखिएगा अब इनमें से कौन सा आंसर सही होगा उन्हीं को बताते हैं। देखिएगा इसके लिए मैंने एक डिफिनेशन लिखा है, जरा देखिए, देखना यहाँ पे बोला गया इसका डिफिनेशन, ये बेटा नेचर पढ़ने वाले, नेचर ऑफ कंट्ररी में बता रहा हूं कि मतलब कहने का मतलब, अगर कोई एक प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन कहने का मतलब है क्वेश्चंस वाला पार्ट, ये क्वेश्चंस का पार्ट है, इसको अगर ट्रू कर दिया जाए, ठीक है, तो आंसर वाला जो प्रोपोजिशन होगा यानी कि स्टेटमेंट होगा, उसको क्या लिखूं मैं? तो ये कहता है द पेयर ऑफ स्टेटमेंट दैट बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कहने का मतलब है कि अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाले को फॉल्स होना पड़ेगा, समझ में आया? लेकिन अभी इसी का पेयर देखो, इसके हिसाब से तो आपको समझ में आ गया कि बोथ द स्टेटमेंट दैट बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम, दोनों स्टेटमेंट एक साथ सच नहीं होना चाहिए। इतना ही बातें हैं। तो यानी कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर से डिफाइन किया। अभी आपको कई बच्चों को थोड़ा सा समझने में कमी आएगी, अभी मैं इसे वाइट ब्लैक बोर्ड में लेके चलूंगा फिर। यानी इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू, वन स्टेटमेंट कहने का मतलब है क्वेश्चन वाला पार्ट का स्टेटमेंट, और आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन वाले पार्ट में स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा,
बेटा वो एग्जामिनर डिसाइड करेगा, आप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो अदर मस्ट बी फॉल्स, समझ में आया, एज इट इज। लेकिन अगर उल्टा कर दूं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, इसी का दूसरा पार्ट, अगर पहला स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन वाला जो स्टेटमेंट है उसी को मैंने फॉल्स लिख दिया, देखिएगा, तो आंसर वाला जो स्टेटमेंट होगा, जो आपका होगा, इसको बेटा डाउटफुल बोला जाता है, डाउटफुल, या फिर इसी को कैन नॉट डिटरमाइन, कांट डिटरमाइन भी बोला जाता है। अब ये कौन सी चिड़िया है सर, अब ये क्या बता गए आप, मेरे को तो समझ में नहीं आया। चलिए थोड़ा सा चलते हैं बेटा व्हाइट बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, हाँ ये लो समझाता हूँ उसे, कंटेंट में चेंज। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ, देखो सॉरी ब्लैक बोर्ड में, देखो बेटा अब हम कंट्रेरी की बात कर रहे थे, जरा समझ लीजिए कंट्रेरी क्या कह रहा है यहाँ पर। लो कंट्रेरी के बारे में बातें कर रहे थे हम लोग, ये देखिएगा, कंट्री के बारे में हम बातें कर रहे थे, इसके नेचर को लेकर। देखिएगा इसके नेचर को अगर मैं बात कर लूँ, रेड साइन लग रहा, व्हाइट करता हूँ बेटा, अच्छा लगेगा, इसका भी व्हाइट कर ले। देखो नेचर की बात कर रहा था, तो ये नेचर दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ध्यान से समझ लेना बेटा। ये देखिएगा, सिर्फ इसको समझना है, कंट्ररी को समझ लीजिए, सब कंट्ररी, इसका उल्टा कर लेना, कहानी खत्म हो जाएगा। यहाँ देखने बेटा, आपको इतना पता है कि जो कंट्ररी का रिलेशन होगा वो ए और ई के साथ होगा, यानी एक ऑल होगा तो दूसरा नो होगा, इतनी ही बातें हैं हमारा। लेकिन इसके दो नेचर है, या तो क्वेश्चन इससे बन सकता है या तो इससे। अगर क्वेश्चन ऑल का बनाएगा तो आंसर ई का देगा, अगर आंसर क्वेश्चन ई का बनेगा तो आंसर ऑल का देगा। लेकिन अब बात करें नेचर का, देखिएगा पहले मैंने किसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट ले लिया, यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिया, देखना क्वेश्चन का स्टेटमेंट बाद में मान लिया जाए, मैंने लिख दिया कि ऑल एक्स इज वाई, आपको अब पूरी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें पता है इसका पहले मुझे कंट्री निकालना होगा। देखो कभी भी क्वेश्चन दिया जाए तो पहले याद रखना जो रिलेशन है वो निकालना है। तो ऑल का आंसर कौन देने वाला है, तो मुझे पता है ऑल का आंसर नो देने वाला है, तो आंसर वाला स्टेटमेंट जो होगा, बोथ द स्टेटमेंट करने का मतलब दोनों इसी बात कर रहे हैं, ये लो इसको यहाँ लिखता हूँ। जो आंसर वाला स्टेटमेंट है इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑल का बन जाएगा हमारे पास, ये देखो बेटा, नो एक्स इज वाई हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, इतना हमें पहले कर लेना, चाहे कोई अगर नो को क्वेश्चन होगा तो ऑल का बना लेंगे, ठीक है। अब कहता है कि अभी जस्ट मैंने कहा था आपको कि बोथ द स्टेटमेंट, वहां लिखा था स्टेटमेंट कांट बी ट्रू एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। तो कहने का मतलब है, बोथ कहने का मतलब दोनों स्टेटमेंट, क्वेश्चन वाला और आंसर वाला, दोनों एक साथ सच नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक सच है तो दूसरा झूठ होगा, ये कंडीशन यही है। तो यानी उसी चीज को लिखाया है मैंने, देख लो यहाँ पर, कि अगर पहला स्टेटमेंट को ट्रू, ये कौन बोलेगा, याद रखिएगा आप नहीं बोलोगे, एग्जामिनर बोलेगा, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने वाले। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो इस डिफिनेशन के हिसाब से बोला दोनों स्टेटमेंट एक साथ सच नहीं होना चाहिए, यानी पहला ट्रू है तो दूसरे वाले का आंसर हमें फॉल्स में ही देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब आइए, अभी थोड़ा सा पटांग लगेगा, बट सबको लाके एक जगह समराइज करूंगा ना बेटा, एक जगह लाके करूंगा तो पूरा चीज एक साथ क्लियर हो जाएगा। फिर इस वीडियो को वापस रिपीट करके देखना, मजा आ जाएगा। देखिएगा फिर इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से लिखता हूं यहाँ पर, ये लो फिर से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट लेता हूँ, एक सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट है मेरे पास, बोला गया कि ऑल एक्स इज वाई, मैंने दे दिया, और आपसे पूछा गया कि इसका कंट्रेरी बताइए। अभी देखो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसका जो आंसर वाला स्टेटमेंट होगा, तुम्हें पता है आंसर वाला स्टेटमेंट ऑल का कौन बनाएगा, नो। लो बेटा, अरे नो एक्स इज वाई। अब जरा ध्यान समझना, अब इस केस में देखो इसको मैंने फॉल्स बोल दिया, समझे। लेकिन अब इस केस में देखना ये होता है डाउटफुल, डाउटफुल या फिर यहां पर कांट डिटरमाइन होता है। अब क्या लिखा, इन चीजों को देखो यहाँ पे, क्योंकि डिफिनेशन कहता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होना चाहिए एक साथ। तो कहने का मतलब पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स, अगर पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो दूसरे के साथ डाउटफुल क्यों होता है। अब इसको समझते हैं, मेरे वो एकदम सरल एग्जाम्पल से तरीके से समझाता हूं। देखो यहाँ पर थोड़ा चले आगे, यहाँ चलता, चलो ठीक है, अब ठीक है, चलो
देखो बेटा, अब मैं इसको अपने तरीके से समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। बेटा यहाँ पे जरा देखो बेटा, एक चीज आपको बताऊं, आप लोगों को पता है कि लोग क्लोनिंग करते हैं। क्लोन कहने का मतलब है, देखना, जैसे मेरे जैसा 3-4 बन जाना, है ना। क्लोनिंग का नाम सुना है? नहीं भाई, मैं अकेला हूं। देखो बेटा, प्रकृति ने, आपने वो डॉली भेड़ का नाम सुना है, जो पहला क्लोन है, जिसमें सेम शक्ल सूरत का दूसरा बन जाता है। तो याद रखना बेटा, प्रकृति जो है एक शक्ल सूरत सारे चीज़ें का सिर्फ एक ही इंसान बनाता है, लेकिन क्लोनिंग एक ऐसा तकनीक है जिससे एक से अधिक लोग बन जाते हैं। यानी कि भले मेरे से एक से अधिक लोग बन सकते हैं, लेकिन मैं नेचुरली सिर्फ एक हूँ। अब जरा ध्यान से समझना, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान समझना। यहाँ मैंने 4 लोग बनाए, देखो यहाँ पर दोनों की बातें आपके दिमाग में एकदम ढंग से बैठ के तैयार हो जाएगी। देखो अजय भाई, ये लो, मैं यहाँ पर 4 लोग बनाए, दोनों सेम हैं, ए है, और सभी एक दूसरे का क्लोन है। मैंने 4 सिमिलर लोग बना दिए। एग्जाम्पल ये कैसे हो रहा है, इससे सब आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, ठीक है ना। इनमें से कोई एक रियल, अब बेटा क्लोन बना है तो अगर मैं देखो, नेचुरली जो पूरी दुनिया में मैं अकेला ही हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता, जो ऊपर प्रकृति ने जिन्हें बनाया है। लेकिन अगर मैं क्लोनिंग करना चाहता हूं तो मैं एक से अधिक बना सकता हूं, 1 बना लो, 10 बना लो, लेकिन हाँ, जो क्लोन होता है वो झूठा होता है, फॉल्स, उसको फॉल्स कहते हैं। जो रियल होता है, जिसे नेचुरली बनाया गया है, वो हमेशा ट्रू होता है। क्लियर है? तो अब जरा देखिएगा, ये 4 लोग हैं, चारों सिमिलर हैं, एक दूसरे का क्लोन है, लेकिन इनमें से कोई एक ट्रू है और बाकी 3 फॉल्स है। ध्यान समझना, बहुत प्यार से बता रहा हूं कि इनमें से ये चारों लोग एक सिमिलर हैं, सेम रूप रंग ढंग के हैं, इनमें से कोई एक ट्रू यानी कि रियल है, और इनमें से एक ट्रू, बाकी 3 जो है वो फॉल्स है, गलत है। तो अब आइए, अब ये पहला क्वेश्चन देखिएगा जरा, अब इसी को इसके ऊपर अप्लाई करके देखिए। अभी ये कह रहा है कि ऑल एक्स इज वाई, ये ट्रू है, जरा ध्यान समझना। अगर एग्जामिनर ने इन चारों में से किसी एक को, देखो यहाँ पर इनमें से किसी एक को, जैसे मैंने बोल दिया कि एग्जामिनर बोल दिया है, आपको नहीं बोलना, मैंने बस बोला ये 4 लोग हैं, 4 लोग में एक ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है, क्योंकि प्रकृति एक को बनाई है, लोगों ने क्लोनिंग एक से अधिक कर ली। लेकिन एग्जामिनर ने पहले ही बोल दिया कि बी ट्रू है, क्योंकि आप देखिएगा, ट्रू फॉल्स का ये सबसे अच्छी बात होती है कि आप एग्जामिनर डिपेंडेंट होते हैं। अब ये क्यों बोल रहा नहीं बोल रहा वो उसकी मर्जी का है, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। एग्जामिनर ने पहले बोल दिया कि बी वाला ट्रू है, तो आपको मानना पड़ेगा ये ट्रू है। यानी अगर पहला ही स्टेटमेंट जो क्वेश्चन वाला है उसको एग्जामिनर ने ट्रू बोल दिया है, ऑटोमेटिक है जो रिमेनिंग पार्ट होगा ए सी और डी वो फॉल्स ही होगा। क्लियर है? तो इसलिए अगर एग्जामिनर ने पहले स्टेटमेंट को ट्रू बोल दिया है तो बाकी स्टेटमेंट फॉल्स ही होगा, ये कंपलसरी है। इतनी बात है क्लियर, क्योंकि सच की पहचान उन्होंने खुद कर दी है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी का उल्टा पार्ट देखो जरा, समझो यहाँ पे, ये क्लियर हो गया? तो फिर से बना देता हूँ, चलो ये क्या हो रहा है, चलो फिर से अगर मैंने यहाँ पे बी डाल दिया, अब इसके यानी कि आप समझ में, अगर एग्जामिनर ने किसी एक को बोल दिया ट्रू है तो दूसरा बाकी जितने भी लोग हैं वो सबके सब फॉल्स होंगे। एक ट्रू हो गया तो दूसरा फॉल्स हो गया। लेकिन अब आइए, अगर एग्जामिनर ने इनमें से किसी एक को फॉल्स बोल दिया, जैसे माइट में मान लिया जाए, तो अब मान लिया जाए इसी को मैं मान लेता हूँ। लो, एग्जामिनर ने बी वाले को बोल दिया भाई देख ये तो फॉल्स है, ये झूठ है, ये क्लोन है, ये झूठ है, ये एग्जामिनर तय कर चुका है। एज इट इज वो क्वेश्चन में एग्जामिनर तय कर चुका है कि जो स्टेटमेंट ऑल का वो फॉल्स है। तो मुझे कोई बता सकता है बेटा इसमें ट्रू कौन सा होगा, ए होगा, सी होगा कि डी होगा? अब नहीं बता सकते। क्लियर है? क्योंकि अब मैं डाउटफुल में हो गया। क्योंकि देखिए जो सच था, क्योंकि प्रकृति द्वारा बनाया गया चीज दुनिया में एक ही हो सकता है, उसको एग्जामिनर ने पहले पहचान के रख दिया, पहचान करके बता दिया कि भाई बी ट्रू है, तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग आर फॉल्स होगा। समझा? लेकिन एग्जामिनर ने अब ट्रू के बारे में नहीं बोल रहा, अब वो कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। इनमें से बाद में मान लिया, मैंने मान लिया कि बी वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो क्या आपको पता है इनमें से कौन सा ट्रू होगा? नहीं बता सकते। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, एग्जामिनर ने पहले वाले को ही फॉल्स बोल दिया है, तो रिमेन में से ट्रू कौन सा है नहीं बता सकते। तो इसलिए बोला जाता है आंसर तो डाउटफुल हो गया या फिर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब बात क्लियर हो गया बेटा, समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं कंट्रेरी। क्योंकि देखना, अगर एग्जामिनर ने इसको किसी एक की पहचान कर देता कि ये ट्रू है, तो हम पूरी तरह से सर्टेन थे कि पहले वाला स्टेटमेंट अगर उन्होंने पहले ही
तय कर दिया कि ये ट्रू है, तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग जो भी पार्ट होगा वो फॉल्स होगा। जैसे अगर 4 लोग एक समान थे, एग्जामिनर ने पहले बोल दिया कि बी ट्रू है, तो रिमेनिंग आर फॉल्स, ये मस्ट भी होगा, नॉट मे बी, रिमेनिंग आर फॉल्स, ये कंपल्सरी। लेकिन अगर एग्जामिनर ने पहले ही पहचान फॉल्स की बताई है, तब हम नहीं बता सकते हैं कि अगला जो स्टेटमेंट होगा इनमें से कौन ट्रू होगा, हमें नहीं पता। क्लियर है? ये भी हो सकता है, ये भी, यानी कि मैं फंस गया, इसलिए इसको बोलते हैं डाउटफुल या फिर कैन नॉट डिटरमाइन। समझ में आ गया? क्लियर है दोनों का? यानी अब यहां देखना, एग्जामिनर ने अगर स्टेटमेंट को फॉल्स ट्रू बोल दिया तो जाहिर सी बात है कि जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। लेकिन एग्जामिनर ने ही फॉल्स बोल दिया तो अब हम नहीं बता सकते कि कौन सा ट्रू होगा, तो इसलिए उसको बोल देते हैं डाउटफुल। अब इससे आई थिंक पूरी बातें समझ में आ गई। तो कुछ क्वेश्चंस और करवाता हूं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, लो आजा भाई, कलर चेंज कर दो, आप लोग अच्छा लगेगा। तो बेटा अगर मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि ऑल पेन्स, ऑल पेन्स आर हैंड्स, ठीक है, और इसके बारे में अब बोला गया है कॉन्ट्ररी है, ठीक है, और इसको एग्जामिनर ने पहले से बोल दिया ये ट्रू है, तो हम पहला काम इसका कंट्ररी का ऑल नो का कौन बनाएगा, ऑल का कौन बनाएगा, नो। तो हमने लिख दिया ऑल पेन्स आर हैंड्स, ठीक है। अब यहां देखना, एग्जामिनर ने पहले वाले को ट्रू बोल दिया है, यानी कि जो रियल है उसकी पहचान आप खुद कर चुके हैं, तो जो रियल है उसकी पहचान हो गया है, तो बाकी लोग क्या हो जाएंगे, फॉल्स। तो हम इसको लिख देंगे कि आंसर हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। यहां अगर ए ऑप्शन ऐसा हो, बी ऑप्शन ऐसा दे दिया जाए कि ऑल पेन्स आर हैंड्स और उसके आगे ट्रू लिख दिया जाए, बेटा इसको आंसर नहीं देंगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू तो दूसरा फॉल्स ही होना चाहिए, इसलिए वहां वो लिखा गया था कि बोथ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। हाँ, ट्रू के बारे में बोला, फॉल्स के बारे में नहीं। और बात बोले कि सर बोथ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम, ये सब कंट्ररी बोलेगा, इसलिए सब कंट्ररी को कंट्ररी का सीधा अपोजिट बोल दिया जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, अब ये समझ में आया। देखो अगर मैं इसी क्वेश्चंस को ऐसे लिख देता, लो क्या लिख देता, अगर ये क्वेश्चन मान लिया जाए पहला में लिखा दिया, दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसे ही लिख देता और लिख देता कि ऑल पेन्स आर हैंड्स, देखो, और यहां पे लिख देता फॉल्स, तब हमारे पास पूरा जाता इसका कंट्ररी बताइए। देखिएगा कंट्ररी बता देता तो आंसर का पार्ट क्या हो जाता बेटा, आंसर हो जाता हमारे पास नो पेन्स आर हैंड्स, ये कुछ हो जाता। लेकिन अब जरा देखो बेटा, अगर आपने सिर्फ फॉल्स की पहचान कराई है, 4 लोग थे, ये फॉल्स हो गया, लेकिन इनमें से कौन ट्रू होगा नहीं बता सकते, तो इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम डाउटफुल बोल देते हैं, या फिर कहीं कहीं कैन नॉट डिटरमाइन भी बोला जाता है, कांट डिटरमाइन। यानी आपने पहले ही पहचान झूठे की बताई है, तो मैं कैसे पहचान कर सकता हूं कि 3 लोगों में से सच कौन सा है, तो उसको बोला जाता है हमारे पास कंट्ररी। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई, अब आई थिंक दोनों बातें क्लियर हो गया कि कंट्ररी क्या हो गया, ट्रू फॉल्स का नेचर क्या हो गया, ये बातें समझ में आ गई बेटा। अब आइए, अब यहाँ पे एक बातें बहुत अच्छी समझने वाली है कि जरा देखो बेटा, यहाँ पे जब हमें पता है कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और दूसरा, जब पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो डाउटफुल होगा, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आंसर में ये लिखने के बजाय क्वेश्चन में सीधा आप डाउटफुल दे देंगे। आप लिख के डाउटफुल बोले, इससे अच्छा है कि डाउटफुल यहाँ पे लिख दिया जाता है आपके में, या फिर कांट डिटरमाइन बोला जाता है। ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा कंट्ररी के लिए। हमें मुझे पता है कि पहला स्टेटमेंट को उन्होंने फॉल्स बोला है, तो मैं क्यों लिखूं पूरा स्टेटमेंट के साथ, तो डाउटफुल है ना। आप सिंपल काम करो कि सीधा डाउटफुल कर दो। अगर कंट्ररी के केस में पहले स्टेटमेंट को उन्होंने फॉल्स बोला, तो आंसर रिलेशन लिख के डाउटफुल लिखने से अच्छा है कि डायरेक्टली ये लिख दो। अब पूरी बात समझ में आया बेटा, ये था पूरा कंट्ररी। अब आते हैं, चलिए कम बैक करते हैं अपने उसी सीट पर। बेटा ये सीट ले लेना, मैंने लास्ट क्लास में बोला था लिंक डाला, अगर जिसको चाहिए नहीं मिल रहा हो तो आप व्हाट्सअप कर देना, आपको मिल जाएगा। ये मैंने इसलिए बनाया है कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से सीधा, नहीं तो किताबों वगैरह में चीज़ें बहुत जानकारी से दी हुई हैं, तो आप चिढ़ जाएंगे इसे। देखिएगा अब यहाँ से अब आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। ये लो, अब बोला गया है पहला स्टेटमेंट है ऑल एक्स इज वाई, इसको बोला दिया ट्रू, तो जाहिर सी बात है पहले ही एग्जामिनर ने तय कर दिया कि ट्रू है, तो जाहिर सी बात है इसका जो पहले रिलेशन निकालो, ऑल का आंसर नो एक्स इज वाई, आंसर फॉल्स। ठीक है, अगर इसी स्टेटमेंट को ऑल एक्स इज वाई लिख दिया, बेटा एक्स वाई की जगह जो मर्जी वो लिख लो, सरदर्दी नहीं। अब उसी को उन्होंने बोल दिया है फॉल्स, तो जाहिर सी बात है तो इसका नेक्स्ट आंसर जो होगा, पहले तो हम नो एक्स इज वाई करते लिख लें, उसे लिख दें डाउटफुल या कांट डिफाइन।
ठीक है। तो अब आज के डेट में क्या होता है, जब हमें पता है कि फॉल्स लिखने के बाद आंसर डाउटफुल होगा, तो ये जो रिलेशन है ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हटा दो हटा दो हटा दो, चलो ये हटा दिया, चलो ये हो गया हमारे पास डाउटफुल। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको लिख देंगे, वो समझाने के लिए गुजुर पुचुर हो गया ना बेटा। आजा, अब आई थिंक कंट्रेरी सबको समझ में आ गया। ठीक है, सब कंट्रेरी के लिए ज्यादा शब्दावली नहीं लेना, उसको उल्टा कर दो सीधा। ये लो मैं आपको समझा देता हूँ सब कंट्रेरी। देखो पहला पॉइंट देखो, इसी का समझा देता हूँ, इसमें टाइम नहीं लगेगा। सब कंट्रेरी को अपोजिट ऑफ, पहला पॉइंट देखिए, अपोजिट ऑफ किसका हो गया बेटा, कंट्रेरी। देखिएगा अपोजिट ऑफ कंट्रेरी बोला गया, पहला कहानी। दूसरा पार्ट देखो बेटा, ये ए और ई के बीच लगता है, ये किसके बीच लगेगा, आई और ओ के बीच। आई किसको रिप्रेजेंट करता था, सम को। ओ किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम नॉट को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन सम का बना दिया जाए, सम एक्स इज वाई, अब पूछा जाए कि इसका सब कंट्रेरी बता दीजिए, हाँ समझ लेना, थोड़ा सा इसे स्पीड में लिख रहा हूँ। तो सम नॉट कैसे हो जाएगा बेटा, सम एक्स इज नॉट वाई। क्लियर है, हाँ सही है, तो पढ़ा जा रहा है, सम एक्स इज वाई है तो सम एक्स इज नॉट वाई। क्लियर हो गया बेटा। अब आइए, ये हो गया हमारे पास। तीसरा पॉइंट, इसका क्या आंसर देखना कि ये यूनिवर्सल के बीच लगता था। याद करो बेटा, इसके आगे भी सम है, इसके आगे भी सम है, इसके आगे लगा है नॉट। इसको बोला गया था हमने पर्टिकुलर, और इसको भी बोला था हमने पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये लगता है यूनिवर्सल के बीच, और दूसरा पॉइंट लगता है, ये लगता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स के बीच। स्टेटमेंट बोल लो या फिर प्रोपोजिशन बोल लो, परेशान मत होना उसमें, पर्टिकुलर कह लीजिए। इसमें भी एक अफर्मेटिव चाहिए, तो दूसरा चाहिए होगा निगेटिव। क्लियर हो गया, कहानी खत्म। कंट्रेरी सब कंट्रेरी का जस्ट अपोजिट हो गया। ये ए के बीच लगता, ये आई ओ के बीच लगता, यानी कि सम और सम नॉट के बीच लगेगा। ये यूनिवर्सल के बीच लगता, ये पर्टिकुलर, ये सबकी बात कहता है, ये थोड़ी की बात कहता है। क्लियर हो गया। अब आइए, अब इसके नेचर की बात करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गया। क्वेश्चन अगर सम से होगा तो आंसर सम नॉट का देंगे, सम नॉट होगा तो आंसर सब का बनाएंगे। ये कहता है सब कंट्रेरी। क्लियर है, नोट डाउन कर लेना इसे। मिलो बेटा, अब आपके जितने भी क्वेश्चन है, जहां मर्जी जैसे मर्जी उठा लो, सब बन जाएगा। हाँ, थोड़ा जो इसके क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज होता है ना, ये थोड़ा सा पेचीदा होता है ना, कि कभी कभी ऐसे ऐसे टर्म्स है। हाँ, लेकिन बस इतना है कि जितना मैंने आपको बताया बेटा, इससे सारे क्वेश्चंस लगेंगे आपको, सब के सब। देखो कहाँ था, सब कंट्रेरी। ये लो देखो, दोनों को मैच करके पढ़ते हैं बेटा, धीरे धीरे रुक जाओ। आ गया। हाँ पहले लो, या पहले ये समझा दो। देखो बेटा, ये कह रहा है कि बोथ पेयर्स ऑफ, पेयर कहने का मतलब याद रखना बेटा, कंट्रेरी या सब कंट्रेरी कब लगता है। जैसे ए और ई दोनों स्टेटमेंट साथ में लिखो तब कंट्रेरी होता है। आई और ओ भगवान, देखो कंट्रेरी होता है जब आई और होता है, तो इसको लिखते हैं सब कंट्रेरी। इतनी बातें समझ ना। कंट्रेरी होने के लिए बोथ द स्टेटमेंट कहने का मतलब दोनों का साथ होके आना, अकेले नहीं। मैं चाचा अकेले नहीं हो सकता, समझे। तो मैं किसी का मेरे अपने भाई का जो बेटा होगा उसके लिए मैं चाचा हूँ, तो दो लोगों का रिलेशन चाचा तब होगा, मैं और मेरा भतीजा, तो चाचा हूँ। अकेले अकेले कैसे चाचा हो गया। ठीक, एज इट इज यही है। एग्जाम्पल अच्छा था बेटा। चलो अब देखो, ये कहता है बोथ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, तो इसी को उल्टा कर दो। सब कंट्री कहता है कि बोथ द सब, कहाँ लिखा है, रुक जाओ, नीचे लिखा होगा। द अपोजिट ऑफ कंट्री आर कॉल्ड द सब कंट्री। सब कंट्री, हाँ वही चीज लिखा है, सही तो है। देखो सब कंट्री लिखा है ना, द अपोजिट ऑफ कंट्री, जो मैंने वहां समझाया वही चीज है। सब कंट्री बी रिगार्डेड एज बोथ द ट्रू टुगेदर। देखो वो कहता है कि बोथ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। अब ये कहता है कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ सच होना चाहिए। ये कहता है कि बोथ द स्टेटमेंट कैन नॉट कांट बी ट्रू टुगेदर। ये देखो दोनों एक साथ सच नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि अब दोनों स्टेटमेंट एक साथ सच होना चाहिए। सिर्फ उल्टा कर लो इसका, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इट ऑलवेज लाई बिटवीन द पर्टिकुलर प्रोपोजिशन, ये कैसे बहुत छोटा हो गया, हाँ अब ठीक हो गया है ना। इट ऑलवेज लाई बिटवीन द पर्टिकुलर प्रोपोजिशन, और ये कह रहा है कि इट ऑलवेज लाई बिटवीन द यूनिवर्सल प्रोपोजिशन। ये कहता है इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स, तो ये उल्टा कहता है इफ वन स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो यहाँ पे देखो 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 कंट्री के, ये क्या हो रहा है, रुक जा बेटा। हाँ देखो, ये कहता है कि कंट्रेरी के केस में अगर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि सम एक्स इज वाई, जरा ध्यान से समझना बेटा, अगर मैंने इसे कंट्रेरी कह दिया, उसी एग्जांपल के ऊपर पुट कर दीजिए, तो इसका आंसर, सम का आंसर क्या देगा, नो एक्स इज वाई। तो अगर इसको फॉल्स लिख दिया है
याद रखना, कंट्री के केस में अगर फॉल्स लिख देता तो आंसर वाला पार्ट क्या होता, डाउटफुल, लेकिन इस केस में ये ट्रू हो जाएगा। ये देखना, एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू, यानी कि जो कंट्री पढ़ लिया ना उसका वो रिवर्स कर दो। अब उल्टा कर दो, इसी का क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बना दूं। ये देखिएगा, ये कहता है कि सम x इज y लिख दूं। अब इसको मैंने ट्रू मान दिया। देखिएगा, अब इसका जो आंसर होता है, अगर मैंने को कह दिया कि इसका ये सब है बेटा, सब कंट्रेरी, लो सब कंट्रेरी है ना, इसका अगर मैंने सब कंट्री निकाल दिया तो देखो बेटा, सम का आंसर कौन देगा, क्या कर रहा हूँ बेटा, ये सब कंट्रेरी है ना, ये सम नॉट बनेगा। तुम लोग भी नहीं बोलते हो, बड़े बदमाश हो। लो मैं पूरा लिख देता हूँ, देखो सम है तो सब कंट्री किसका बनेगा, सो सम एक्स इज नॉट वाई, यही तो बनेगा, क्योंकि सब कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, सबका आंसर सम नॉट देता है। तो अगर पहला फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू हो जाएगा। लेकिन यही वो कहता था कि अगर पहला फॉल्स, देखना मैं दोनों लिख देता हूँ, ये देखो सब कंट्री सम का भी लिखो तो ये लिख देना, सम एक्स इज नॉट वाई। अब ये डाउटफुल हो जाएगा। देखो बेटा कितना एक दूसरे को रिपीट कर रहा है। कंट्ररी कहता था कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा तो दूसरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स ही होगा। क्लियर है, क्योंकि एक ओरिजिनल इंसान को आपकी पहचान कर रखे हैं तो बाकी लोग आपका फॉल्स ही होगा। लेकिन ये उसका उल्टा कहता है, अगर पहले वाले को आपने ट्रू कह दिया तो दूसरों को मैं डाउटफुल कह दूंगा, क्योंकि सब कंट्री उल्टा बोलता है। तू सच बोलेगा तो कंट्री कहता मैं सच बोलूंगा तो आंसर का पार्ट फॉल्स में जाएगा, ये कहता नहीं। अगर सब कंट्री कहता तू सच बोलेगा तो मैं डाउटफुल हो जाऊंगा। उसी तरह इसमें देखना, सब कंट्री के केस में क्या था कि अगर पहला वाला स्टेटमेंट जो है फॉल्स होता तो आंसर वाला पार्ट डाउटफुल में चला जाता है, लेकिन इस केस में आंसर ट्रू में चला जाता है। क्लियर है, ये देखो आपको समझा देता हूँ एक बारी ऊपर दोनों को मैच करके। ये देखो ये कंट्रेरी वाला है, कंट्रेरी वाला में क्या कहा गया ध्यान समझना। अब ऑल एक्स इज वाई है, कंट्रेरी देखो यहाँ पे देख लो, ये ऑल है, ई है, आई है और ओ है। ऑल का आंसर दिया गया ट्रू है तो आपको बताया था आंसर नो एक्स इज वाई होगा, तो आंसर किस में होगा, फॉल्स। यानी पहला स्टेटमेंट ट्रू तो दूसरा फॉल्स। अब आइए थोड़ा सा सब कंट्री में आइए, जब सब कंट्री मैंने बना दिया यहाँ पर कि सम एक्स इज वाई है, उसका आंसर ट्रू दिया है, तो सब कंट्री के केस में ये देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये देखना इसमें सम एक्स इज नॉट वाई ये होगा डाउटफुल, ये है ना, ये लिखा ना, अगर पहला ट्रू है तो दूसरा डाउटफुल हो जाएगा। इसको चेंज कर लेना, ये थोड़ा टाइपिंग वाले ने इसको तो ये लो कर दिया गुजर पुचुर, ये हो गया हमारे पास डाउटफुल। क्लियर है, उल्टा चलिए फिर वापस चलो पीछे। देखो कंट्री कहता था कि अगर पहला ही स्टेटमेंट उन्होंने उसको फॉल्स बना दिया तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता, डाउटफुल। इसी का वो करेगा सब कंट्री उल्टा। ये देखो सब कंट्री क्या कहता है कि पहला स्टेटमेंट को फॉल्स बोल दिया तो दूसरे को मैं ट्रू कर दूंगा। यानी जहां वो डाउटफुल होता है वहां ये सच बोलता है, जहां वहां सच डाउटफुल होता है तो वो यहाँ पर उल्टा कहता है। क्लियर है, तो बेटा ये मैंने आपको पूरा का पूरा कंट्री सब कंट्री के रिगार्डिंग पूरा डिटेल में बता दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन चालू कर दीजिए। इसके एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जिसमें आपको ये वाला कैसा अल्टरनेशन और सुपर अल्टरनेशन की बात करूंगा। तो इस तरह आपका पूरा ये सीरीज जो है स्क्वायर अपोजिशन का कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग लॉजिकल वगैरह की बात करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है क्वेश्चन वगैरह का तो मुझे जरूर टेक्स्ट कर दीजिए। मैं बेटा थोड़ा लेट जरूर होगा बट रिप्लाईज जरूर करूँगा कि क्या इसके रिगार्डिंग नोट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब चीज़ मेरे पास भरपूर बना है, क्योंकि आचार्य एडुकेयर यूजीसी नेट में स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूट है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के रिगार्डिंग काम करता है। तो बेटा वीडियो कैसा लगा है हमें अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि अगर कुछ कमी रहेगी तो बता दीजिएगा। बाकी मैंने अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नई सीरीज के साथ जुड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।